आप भी आ जाइए भैया। हाँ, तो सबसे पहले आप सभी को नमस्कार। मेरा नाम है ऋषभ जायसवाल और मैं मांडू टूरिस्ट गाइड हूँ और आज आपको मांडू की होल बिल्डिंग विजिट करवाने की कोशिश करूंगा। तो बेसिकली मांडू का जो इतिहास है, मांडू की जो हिस्ट्री है, ऐसे तो 6ठी शताब्दी के लगभग में आनंद देव के द्वारा मांडू की नींव रखी गई थी। आनंद देव जो राजपूत राजा हुआ करते थे, उनके द्वारा ओनली मांडू की नहीं, पूरे मालवा क्षेत्र की नींव रखी गई थी। मालवा के प्रमुख जो उस टाइम शासन रहे थे, उस टाइम मालवा शासन था और उस टाइम पीरियड में परमार डायनेस्टी का पूरा राजपाट था मालवा के ऊपर। मालवा के प्रमुख क्षेत्र जिसमें उज्जैन, धार, मांडव, देवास और इंदौर भी शामिल है। तो ये मालवा के प्रमुख क्षेत्र हुआ करते थे, जिनकी नींव आनंद देव के द्वारा जरूर रखी गई थी। पर मांडू की बिल्डिंगों का निर्माण एंड मांडू की बाउंड्री का निर्माण 10th सेंचुरी के लगभग में राजा मूंज के द्वारा करवाया गया। राजा मूंज, जिनको आगे जाके मालवापति मूंज के नाम से भी जाने जाने लगा। राजा मूंज बेसिकली राजा भोज के बड़े पापा थे। राजा भोज का नाम तो आपने सुना ही होगा, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। तो वही राजा भोज के बड़े पापा राजा मूंज के द्वारा मांडू की बाउंड्री का निर्माण करवाया गया था, जो पूरे 72 किलोमीटर के एरिया में फैली हुई है। मांडू की बाउंड्री का निर्माण भी राजा मूंज के द्वारा करवाया गया था। मांडू की 3 बड़ी बिल्डिंगों का निर्माण राजा मूंज के द्वारा करवाया गया था, जिसमें सबसे बड़ी बिल्डिंग आपके सामने, जिसका नाम है झांच महल, जो उस गुम्मद से लगा के आम के पेड़ तक मौजूद है। अंदर हिंडोला महल एंड रॉयल पैलेस, इन तीनों ही बड़ी बिल्डिंगों का निर्माण राजा मूंज ने 10th सेंचुरी के लगभग में करवाया था। राजा मूंज के बाद आए थे राजा भोज। राजा भोज के द्वारा मेन मार्केट में दीवाने आम को बिल्ड किया गया, जिसको आज आप जामी मस्जिद के नाम से विजिट करोगे। एंड रूपमती पवेलियन का भी निर्माण राजा भोज के द्वारा ही करवाया गया था, एक वॉच टावर के रूप में, एक सैनिक छावनी के रूप में। राजा भोज के बाद जय सिंह परमार, देवी सिंह परमार, गौरी सिंह परमार, कुल मिला के 6ठी शताब्दी से लगा के 1305 तक यहाँ पे परमार डायनेस्टी रही। और आखिरी राजा थे महालक देव परमार, जिनकी राजधानी हुआ करती थी उज्जैन। और उस टाइम 1305 के लगभग में दिल्ली सल्तनत पे खिलजी डायनेस्टी आ चुकी थी। तो खिलजी डायनेस्टी के द्वारा दीवार खां गोरी को सेना दी गई और ये कहा गया कि आप पूरे मालवा पर अटैक करके पूरे मालवा को दिल्ली सल्तनत से कनेक्टेड कर लीजिए। तो सबसे पहले दीवार खां गोरी ने मालवा की राजधानी उज्जैन पर अटैक किया। उज्जैन को जीत लिया गया। तो महालक देव परमार ने मांडो मां के शरण ले ली, क्योंकि मांडो एक पहाड़ी क्षेत्र है जो समुद्र लेवल से 2200 फीट ऊपर है और ये जो पर्वत है ये विंध्याचल पर्वत की श्रेणी में आता है। तो जैसे ही महालक देव परमार ने मांडो मां के शरण ली, तो दीवार खां गोरी ने अपने सैनिक पहुंचाए महालक देव को मारने के लिए। तो जैसे ही सैनिकों ने चढ़ना स्टार्ट किया, तो सबसे पहले आया उनके मांडो के चारों तरफ फैला हुआ फॉरेस्ट इलाका, जो आज भी है। उस टाइम पीरियड में और भी ज्यादा घना हुआ करता था। आज भी यहाँ पे लेपर्ड पाया जाता है। उस टाइम पीरियड में कुछ ज्यादा मात्रा में यहाँ पे लेपर्ड पाए जाते थे। तो जैसे सैनिकों ने चलना स्टार्ट किया, तो आधे ज्यादा सैनिकों को तो लेपर्ड ही खा गए। बचे कुछ सैनिक जो बाउंड्री के पास आए, तो राजा मूंज के टाइम पीरियड में जानबूझ के बाउंड्री को कमजोर एवं कच्ची बनवाया गया था, कि आक्रमण होने पर जो सैनिक बाउंड्री के ऊपर खड़े रहे वही पत्थर हेडे नीचे फेंके, जिसको लगे 10 को लेके और नीचे गिर जाए। तो आधी सेना वहां खत्म हो गई। बच्चे कुछ सैनिक जो बाउंड्री क्रॉस करके मांडो के अंदर आए, तो उस टाइम पीरियड में यहाँ पे 9 लाख की आबादी थी। तो आप समझ सकते हो कितने ज्यादा सोल्जर होंगे जो उनको वापस खदेड़ के नीचे फेंक रहे थे। मतलब दीवार खां गोरी को सीधे समझ आ गई थी कि मांडो पे सीधी चढ़ाई नहीं की जा सकती। इसलिए दीवार खां गोरी ने अपने गुप्तचर पहुंचाए, जो गुप्त मार्ग से मांडो के अंदर एंट्री लेते और रातम रात महालक देव का मर्डर कर दिया जाता और अगले दिन मांडो और पूरा मालवा दिल्ली सल्तनत से कनेक्टेड हो जाता है। पहले दिल्ली सल्तनत के द्वारा दीवार खां गोरी को मालवा पे सूबेदार के रूप में पहुंचाया गया था, पर जब दिल्ली सल्तनत तो तुगलक डायनेस्टी आई, तो दीवार खां गोरी ने अपने आप को मालवा का स्वतंत्र राजा घोषित कर दिया। तो वहां से स्टार्ट हुई गौरी डायनेस्टी, जिसमें दीवार खां गोरी, होशिंग शाह गोरी एंड मोहम्मद शाह गोरी रहते, जिनके टाइम पीरियड में किसी बिल्डिंग को तोड़ा नहीं गया, पर मस्जिद एंड मकबरों में कन्वर्ट कर दिया गया। तो अभी आप जो मस्जिद एंड मकबरा विजिट करोगे, जो परमार डायनेस्टी में बिल्ड किया गया था एक दीवाने आम के रूप में, या फिर शिव या विष्णु जी के मंदिर के रूप में, जो गोरियों के द्वारा कन्वर्ट कर दिया गया। पर गोरी डायनेस्टी का आखिरी राजा था मोहम्मद शाह गोरी। मोहम्मद शाह गोरी का जो सेनापति था मोहम्मद खिलजी, जो अपने राजा को स्लो पॉइजन देके मारता है। 1435 के लगभग में मांडू का राजा बनता है मोहम्मद खिलजी। तो वहां से स्टार्ट होती खिलजी डायनेस्टी, जैसे मोहम्मद खिलजी, गयासुद्दीन खिलजी और नसरुद्दीन खिलजी रहे थे, जिनके टाइम पीरियड में बिल्डिंगों के ऊपर पिरामिड के रूप में गुम्बजों का निर्माण करवाया गया। अफगानी शैली में गुम्बजें बनवाई गई, गेट के ऊपर मेहराब को बिल्ड किया गया, बिल्डिंगों को नया नाम और मांडू को नया नाम मिला सादियाबाद, मतलब आनंद की नगरी। पर खिलजी डायनेस्टी का भी आखिरी राजा था नसरुद्दीन खिलजी, जिसके ऊपर 1510 के लगभग में गुजरात से बहादुर शाह मांडो पर आक्रमण करते, मांडो को लूटते, वापस गुजरात लौट जाते। फिर दिल्ली सल्तनत के द्वारा, मतलब अकबर के द्वारा, यहाँ पे एक सूबेदार पहुंचाया जाता है, जिसका नाम था सुजात खां। पर सुजात खां की डेट होने बाद 1555 के लगभग में उसका बेटा बाज बहादुर यहाँ का सूबेदार बनता है, जिसका काम यह था कि जो व्यापारी मांडो से होते गुजरात जा रहा है, उससे लगान लिया जाए, उसी लगान को अकबर तक पहुंचाया जाए। ये बाज बहादुर का काम था। पर 15 साल तक शासन करने के बाद बाज बहादुर अपने आप को मांडो का स्वतंत्र राजा घोषित कर देता है। इसी कारण फिर अकबर आदम खां के द्वारा मांडो पे एक बार फिर अटैक करता है और एक बार फिर अकबर मांडो को जीतता है।
तो अकबर भी यहाँ पे 2 या 3 बार विजिट करने के लिए आया था अपनी बेगम जोधाबाई के साथ, और अकबर के बाद जहांगीर भी मांडू विजिट करने के लिए 2 बार आया था। एक तो 1617 में और सेकंड 1621 में अपनी बेगम नूर जहां के साथ। जब 1617 में जहांगीर फर्स्ट टाइम मांडू विजिट करने के लिए आया था तो उन्होंने अपना 31वां जन्मदिन जहाजमहल के टेरेस पे सेलिब्रेट किया था। एंड जब सेकंड टाइम आया था तो उसकी बेटी आरा मारा का जन्म भी इसी ग्रुप के अंदर जल महल के अंदर हुआ था। आगे जाके फिर मूवी बनी आरा मारा जिसमें फर्स्ट टाइम वॉइस दी गई है, उससे पहले गूंगी मूवी बनती थी। और आरा मारा का जन्म भी 1621 के लगभग में मांडो के अंदर ही जल महल में हुआ था। जहांगीर मांडो विजिट करने बाद जब मांडो को छोड़ के जाने लगता है तो अपनी राजधानी के तौर पे चुनता है, यहाँ से 35 किलोमीटर की दूरी पे धार को, जो उस टाइम का मैदानी इलाका हुआ करता था। ये पहाड़ी इलाका है जिससे व्यापारी को चढ़ने में थोड़ी कठिनाई होती थी, इसलिए जहांगीर के द्वारा अपनी राजधानी के तौर पे धार को चुना गया। तो जितने ही व्यापारी मांडू में थे सभी उठ के धार चले गए, और व्यापारियों का जो मार्ग था अब वो भी डिवाइडेड हो गया। पहले धार मांडो से होते हुए गुजरात था, अब धार से होते हुए गुजरात हो गया। इस कारण मांडो वीरान होना स्टार्ट हो गया। यानी 1625 के लगभग में यहाँ पे एक बीमारी स्टार्ट हुई जिसका नाम था ब्लैक फीवर, काला बुखार, काला जार भी कहा जाता है, जिसके चलते इंसान को बुखार आता है, इंसान ब्लैक पड़ता है और मर जाता है। तो उस ब्लैक फीवर के चलते हुए मांडो के अंदर जितनी भी आबादी थी आधे से ज्यादा तो मांडो के अंदर ही मर जाती और आधे से ज्यादा मांडो को छोड़ के अलग अलग जगहों पे चल जाती। कुल मिला के 1625 से लगा के 1768 तक मांडो वीरान रहा था। मतलब 100-150 सालों के लिए यहाँ पे ना ही कोई कबीला था, ना ही कोई बस्ती थी, जिसके चलते हुए जितनी बिल्डिंगें थी वो आधे से ज्यादा टूट चुकी, आधी बची हुई। तो भी आप जितनी भी बिल्डिंगें विजिट करोगे वो सिर्फ बिल्डिंग का आधा ही भाग है जो 100-150 सालों में बच गया। तो नागपुर में एक बाबा थे रघुनाथ दास बाबा, जिनको 1768 के लगभग में एक बार नहीं 1000 बार सपना आया कि मांडो के अंदर मेन चौराहे पे गुलर के पेड़ के नीचे तल घर में बेसमेंट में चतुर्भुज श्री राम जी की मूर्ति। उस टाइम धार की रानी थी मीराबाई पवार एंड सकुबाई पवार, मतलब पूरा मालवा उस टाइम मराठों के अंडर में था। तो सबसे पहले रघुनाथ बाबा मीराबाई पवार के पास गए, उनसे अनुमति लेने के बाद यहाँ पे आके मेन मार्केट में गुलर के पेड़ को काटा गया, उसके नीचे खुदवाई की गई, जहाँ पे बेसमेंट में तल घर में चतुर्भुज श्री राम जी की मूर्ति, लक्ष्मण जी की, सीता माँ की मूर्ति निकली। मूर्ति का मंदिर का निर्माण रघुनाथ बाबा के द्वारा मेन मार्केट में करवाया गया, जिसको आज आप चतुर्भुज श्री राम जी के मंदिर के नाम से जानोगे। और उसके बाद से ही मांडो बसना वापस से स्टार्ट हुआ। वही मांडो की आबादी है 15 से 16 हजार की। तो ये तो था मांडो का इतिहास, जिसमें 5 डायनेस्टी रही, फर्स्ट परमार, सेकंड गौरी, थर्ड खिलजी, फोर्थ मुगल, आखिरी मराठा, जिनके द्वारा बिल्डिंग को तोड़ते नावे कन्वर्ट किया गया है। तो ये तो था मांडो का इतिहास। अब मैं आपको बिल्डिंग के बारे में बिल्डिंग के सामने बताऊंगा। ओके, आइएगा। पीछे ओशंग शाह गोरी का मकबरा, उस टाइम का शिव मंदिर हुआ करता था। तो अभी अपन ने जिस गेट से एंट्री ली है, बिल्डिंग का बैक साइड गेट है, फ्रंट गेट उधर के साइड से दे रखा है। जानबूझ के गेटों को तिरछा बनाया गया जिससे प्राइवेसी मेंटेन रखी जाए, बाहर वाले व्यक्ति को अंदर वाली चीजें ना दिखे, अंदर वाले व्यक्ति को बाहर वाली चीजें ना दिखे, इसलिए इन गेटों को थोड़ा तिरछा बनवाया गया है। और राजा महाराजा यहाँ से ज्यादातर मार्केट एरिया विजिट करने के लिए जाया करते थे। ये कोई उनका एंट्री गेट नहीं था, एंट्री गेट उधर के साइड से दे रखा है। जैसे अभी आपने मांडो में एंट्री ली होगी तो बीच में आपको 3-4 गेट मिले होंगे, जैसे भंगी दरवाजा, आलमगीर दरवाजा, गाड़ी दरवाजा, जहाँ से राजा महाराजा एंट्री लेते तो वहीं से उनका प्रमुख गेट दे रखा, जहाँ से अभी आपने लाइट एंड साउंड शो के लिए एंट्री ली थी, तो राजा महाराजों का एंट्री गेट हुआ करता था। आइएगा। तो अभी आपके राइट हैंड तरफ ये जो बिल्डिंग आपको दिख रही है, इस बिल्डिंग का नाम है तबेली महल। तबेली मतलब तबेला, अस्तबल, घोड़ों को बांधने की जगह। जहाँ पे आपको जालियां दिख रही है, यहाँ पे घोड़े बनते थे, नीचे खास सामग्री रखी जाती थी, उससे ऊपर थी सैनिक छावनी और उससे ऊपर था वॉच टावर। तो इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू जब मांडू विजिट करने के लिए आए तो ऊपर की साइड रूम नंबर 4 में वो रुकते और मांडू के अंदर जितनी भी मूर्तियां मिलती उन सभी को इकट्ठा करते, और जितने ही मंदिरों के पिलर्स मिले उन सभी को इकट्ठा करके एक म्यूजियम का निर्माण करवाया है, जो भी अपन आते वक्त विजिट करेंगे। ये मूर्तियां, ये पिलर्स परमार डायनेस्टी में बिल्ड किए गए थे मंदिरों के लिए, जो गौरी एंड खिलजी डायनेस्टी में डिस्ट्रॉय कर दिए गए। मांडो का मौसम ही ऐसा है, पानी तो हमेशा गिरता रहेगा, रुकेगा नहीं। एक बार जो स्टार्ट हुआ पानी मुश्किल। इस बिल्डिंग का नाम है जहाज महल, शिप पैलेस के नाम से बिल्डिंग को जाना जाता है। आर्कियोलॉजिक सर्वे ऑफ इंडिया के थ्रू देखा जाए तो बिल्डिंग को बिल्ड किया गयासुद्दीन खिलजी ने, और उसके नाम के आगे भी लिखा हुआ संभवता है, क्योंकि खिलजी डायनेस्टी से पहले यहाँ पे गौरी डायनेस्टी रही और गौरी डायनेस्टी से पहले परमार डायनेस्टी रही। तो आर्कियोलॉजिक सर्वे ऑफ इंडिया को ये नहीं पता कि किस डायनेस्टी के द्वारा बिल्डिंग को बिल्ड किया गया है, पर ये जरूर पता है कि बिल्डिंग के ऊपर आखिरी निर्माण गयासुद्दीन खिलजी के द्वारा करवाया गया, इसलिए बिल्डिंग को बिल्ड करने का श्रेय गयासुद्दीन खिलजी को जाता है। पर ऐसा नहीं है, इस बिल्डिंग को बिल्ड किया था राजा मुंज ने 10th सेंचुरी के लगभग में एक रंग महल के तौर पे। रंग महल मतलब नाचने गाने की जगह, जो बिल्डिंग के ऊपर ओपन टेरेस होता था, नीचे के जो रूम्स थे वो थी धर्मशाला। इन राजा मुंज के द्वारा इस बिल्डिंग के तीनों तरफ तालाब बनाए गए, जिसमें से एक बिल्डिंग के बैक साइड है जिसका नाम है मूंज तालाब, जो राजा मूंज के नाम पे उस तालाब का नाम रखा गया। सीढ़ियों के पास सूर्य टैंक बना हुआ है और सामने ही बना हुआ है कपूर तालाब।
अब इन तीनों ही तालाब का निर्माण बिल्डिंग के आसपास इसलिए करवाया गया क्योंकि बिल्डिंग के ऊपर या फिर बिल्डिंग के आसपास के क्षेत्रों में जो भी बरसात का पानी गिरे सबसे पहले बिल्डिंग के बैक साइड मूंछ तालाब में जमा होगा, ओवरफ्लो होने पर सूर टैंक में आएगा, सूर टैंक से कपूर तालाब में, कपूर तालाब के बाद अंधेरी उजाली बावड़ी में जो उसके पीछे बनी हुई है। अंधेरी बावड़ी मतलब पीने का पानी, उजाली बावड़ी मतलब यूज करने का पानी, और वहां से आम जनता को पीने का पानी एंड यूज करने का पानी राजा मूंछ के द्वारा दिया जाता था। पर गयासुद्दीन खिलजी के टाइम पीरियड में सबसे पहले कपूर तालाब के चारों तरफ की बाउंड्री बनवाई गई, जिसके चलते हुए इसी एरिया में पानी जमा होना स्टार्ट हो गया। तो एक एरिया में जब पानी जमा रहेगा तो पानी सड़ना स्टार्ट हो जाएगा क्योंकि उसका मूवमेंट नहीं हो पाएगा, उसको ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा। इसलिए सीढ़ियों के पास में जो सुरु टैंक बना हुआ इसके पास में गयासुद्दीन खिलजी के द्वारा 2 लकड़ी की बकेट का निर्माण करवाया गया। 2 लकड़ी की बकेट इस जगह पे लगी हुई थी। बकेट को ऊपर तक खींचा जाता था बैलों की मदद से। ऊपर 2 चैनल दिख रहे हैं, वहां तक बकेट को खींचा जाएगा जिससे सूर्य टैंक का पानी जहाज मिल के टेरेस पे पहुंच जाएगा। ऊपर के साइड 2 ओपन चैनल बने हुए जिसकी मदद से पानी गोल राउंड लगाएगा और राउंड लगाने के बाद उस व्हाइट मार्बल गेट के ऊपर पहुंच जाएगा। उस गेट के दोनों तरफ भी आप देखोगे तो अभी आपको दोनों तरफ पिल्लर बने हुए दिखेंगे जो अंदर से पूरे पोलो है। तो उस पिल्लर की मदद से पानी प्रेशर से नीचे आएगा। उसी प्रेशर के कारण इस प्लेटफॉर्म के बीच में एक पिल्लर बना हुआ था जहाँ पे छोटे छोटे छेद दे रखे थे, तो वहाँ पे एक फाउंटेन, एक फौरा बनकर तैयार होता था। उससे 2 फायदे होंगे। पहला फायदा ये कि जब बिल्डिंग के अंदर पानी घूमेगा तो बिल्डिंग ठंडी रहेगी, और दूसरा फायदा ये कि जब पानी मूवमेंट करेगा तो ऑटोमेटिक साफ हो जाएगा, उसकी बदबू भी खत्म हो जाएगी। जब वहां से पानी ओवरफ्लो होगा तो वहीं से एक और चैनल दे रखा है जो सीधे कपूर तालाब से कनेक्टेड है, तो वहां से पानी जाएगा सीधे कपूर तालाब के अंदर। एंड गयासुद्दीन खिलजी के द्वारा इस तालाब को नाम दिया गया था कपूर तालाब, क्योंकि यहाँ पे कम मात्रा में कपूर को डालकर रखते थे जो पानी के बैक्टीरिया को मारने का काम करता है और पानी के साथ साथ हवा को भी खुशबूदार करने का काम करता है। पानी ओवरफ्लो का आगे जाएगा जहाँ पे फिल्टरिंग प्लांट बना हुआ, जहाँ पानी को साफ करके पीने के योग्य बनाया जाता था। उसके बाद पानी जाएगा प्राचीन हिंदू बावड़ी में, उसके बाद चंपा बावड़ी में, चंपा बावड़ी से मूंछ तालाब में। तो तालाब बावड़ी एक दूसरे से कनेक्टेड है जिससे पानी का सर्कुलेशन बनता रहे, जिससे पानी साल भर साफ रहे। एंड गयासुद्दीन खिलजी के द्वारा इस बिल्डिंग को नाम दिया गया जहाज महल, क्योंकि गयासुद्दीन खिलजी जब चांदनी रात में इस बिल्डिंग के ऊपर बैठे थे तो उनको ऐसा लगा मैं कोई से जहाज के ऊपर बैठा हूँ, क्योंकि बिल्डिंग के बैक साइड मूंछ तालाब, फ्रंट साइड कपूर तालाब, ये दोनों तालाब उस टाइम कुछ ज्यादा ही भरे हुए थे। इसलिए गयासुद्दीन खिलजी के द्वारा इस बिल्डिंग के ऊपर 5 गुम्बजों का निर्माण करवाया गया, जिसमें से एक गुम्बज अभी डिस्ट्रॉय हो चुकी है। इन्हीं गुम्बजों के कारण इस बिल्डिंग की शैडो चांदनी रात में जब भी मूंछ तालाब के अंदर दिखती है तो ऐसा लगता है कोई जहाज लंगर डाले खड़ा है। इस प्रकार से इस बिल्डिंग की शैडो बनती है, इस बिल्डिंग की परछाई बनती है, इसीलिए इस बिल्डिंग को कहा जाता है जहाज महल। एंड गयासुद्दीन खिलजी, बिल्कुल बिल्कुल गयासुद्दीन खिलजी, मैं रात को सोचा ना कि मैं किसी जहाज में, हाँ किसी जहाज पे, बंदे को भी अभी फील हो रहा है, फर्स्ट टाइम आया है। तो इस बिल्डिंग के ऊपर जाके जब आप खड़े रहोगे तो आपको ऐसा लगेगा आप मैं कौन से जहाज के ऊपर खड़ा हूँ या फिर बैठा हूँ, क्योंकि बिल्डिंग के दोनों तरफ पानी है और अभी फोग आ जाएगा तो आपको ऐसे लगेगा अपन किसी जहाज के ऊपर खड़े या फिर बैठे। देखिए गेट के दोनों तरफ भी आपको पिल्लर दिख रहे हैं जो अंदर से पूरे पोलो है, तो उस पिल्लर की मदद से पानी प्रेशर से नीचे आएगा। उसी प्रेशर दोनों तरफ पिल्लर देखिए, ये दिख रहा है ना, आधा व्हाइट आधा रेड, हाँ दोनों अंदर से पूरे पोलो है, तो उस पिल्लर की मदद से पानी प्रेशर से नीचे आएगा। उसी प्रेशर को यहाँ पे कम और ज्यादा किया जाता था। और प्लेटफॉर्म के बीच में एक पिल्लर बना हुआ था जहाँ पे छोटे छोटे छेद दे रखे थे, यहाँ पे एक फाउंटेन, एक फुहारा बनकर तैयार होता था। उससे 2 फायदे होंगे। पहला फायदा ये कि जब बिल्डिंग के अंदर पानी घूमेगा तो बिल्डिंग ठंडी रहेगी, और दूसरा फायदा ये कि जब पानी मूवमेंट करेगा तो ऑटोमेटिक साफ हो जाएगा, उसकी बदबू भी खत्म हो जाएगी। जब यहाँ से पानी ओवरफ्लो होगा तो यहाँ से एक और चैनल दे रखा है जो सीधे कपूर तालाब से कनेक्टेड है, तो यहाँ से पानी जाएगा सीधे कपूर तालाब के अंदर। एंड गयासुद्दीन खिलजी एक प्रकार का क्रूर राजा था जिसने अपने हरम में 1600 रानियां रखी थी। जहाँ पे भी आक्रमण करता था, जिस भी जगह को जीतता था, वहां की रानियां, दासियां, वहां की आम लेडी से उन सभी को अपने हरम में इकट्ठा कर लिया करता था। तो ऐसा करते करते उसके हरम में 1600 रानियां हो चुकी थी। अब पूरी 1600 रानी मांडव में रख नहीं सकता क्योंकि मांडव उतनी बड़ी जगह नहीं है, इसलिए 200 रानियां मांडव में, 200 धार में, 200 उज्जैन में। इस प्रकार से उसका मालवा पे जहाँ पे राजपाट था वहां पर अपनी 200 रानियों का ग्रुप छोड़ रखा था अपने पर्सनल बॉडीगार्ड के रूप में। तो मांडव में जो 200 रानियां रहती थी, आइएगा इधर की साइड रहती थी, उनमें से 60 लेडीजों की रहने की जगह थी नीचे वाले रूम्स, जिसको उस टाइम कहा जाता था हरम। हरम मतलब जनान खान, जहाँ पे लेडीज से ग्रुप बना के रहेगी। तो ये जो रूम आपको दिख रहा है, इस रूम में 20 लेडीज रहा करती थी, 20 पास वाले रूम में और 20 इधर वाले रूम में। कुल मिला के 60 लेडीज है यहाँ पे और 140 अंदर रॉयल पैलेस में। पर जब मुगल डायनेस्टी में जहांगीर मांडव विजिट करने के लिए आया तो जहांगीर के द्वारा इन रूमों को वापस से प्राइवेट रूमों में डिवाइडेड कर दिया गया। जहांगीर के टाइम पीरियड में ये रूम एक हॉल हुआ करता था, सामने डाइनिंग रूम, फिर से इधर पर्सनल रूम और फिर से इधर पर्सनल रूम। परमार डायनेस्टी में तीनों ही रूमों को बिल्ड किया गया था एक धर्मशाला के रूप में। ये चेंबर बात, हाँ, खिलजियों के द्वारा इसको हरम में कन्वर्ट कर दिया गया एंड मुगल डायनेस्टी में वापस से प्राइवेट रूमों में डिवाइडेड किया गया। इसलिए बिल्डिंग का जो आर्किटेक्चर है
वो है इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर। बहुत सारी जगहों पे आपको हिंदू शैली की चीजें भी देखने को मिल जाएगी, बहुत सारी जगहों पे अफगानी आर्किटेक्चर एंड रोमन आर्किटेक्चर भी देखने को मिल जाएगा। आइए अब बिल्डिंग के सामने तालाब का निर्माण क्यों करवाया जाता है, इसके दो कारण। सबसे पहला रीजन तो ये कि जब भी तालाब का निर्माण करवाया जाए उसमें जितने ही पत्थर निकले उसके द्वारा बिल्डिंग को बिल्ड किया जाए। जैसे ये सब मांडो के पत्थर है जिसको हम बोलते हैं चिंगारी पत्थर, एक दूसरे पर रगड़ने पे चिंगारी निकलती है। तालाब का निर्माण करवाया, जो पत्थर निकले उसके द्वारा बिल्डिंग को बिल्ड कर दिया गया। सेकंड रीजन ये कि जब बरसात का पानी आके तालाब में जमा हो जाएगा तो उसके अंदर इत्र और फूल डाल के रखेंगे, जो भी हवा चलेगी इससे टकरा के अंदर आएगी, जो ठंडी एवं खुशबूदार रहेगी। मतलब एयर फ्रेशनर का काम भी यही पानी का टैंक कर दिया करता था। और अभी आप बिल्डिंग की तीसरी लेयर देख रहे हो, ये बिल्डिंग की तीसरी लेयर है। सेकंड लेयर कुछ इस प्रकार से होती थी, इसमें बालू, रेत, गोंद, गुड़, उड़द की दाल, चने की दाल और सबसे ज्यादा चूना मिक्स किया जाता था, क्योंकि चूना एक ऐसा पदार्थ होता है जो ठंड के दिनों में गर्म हो जाता है, गर्मी के दिनों में ठंडा हो जाता है। एंड थर्ड लेयर होती थी वेजिटेबल कलर, जो ऊपर की साइड लगे हुए हैं। ये वेजिटेबल कलर बिल्डिंग के अंदर एंड बिल्डिंग के बाहर भी लगे हुए थे। तो आप सोचिए बिल्डिंग कितनी ज्यादा खूबसूरत दिखती होगी जब ये वेजिटेबल कलर से सजी हुई होगी। पर अभी अपन बिल्डिंग कौन सी लेयर देख रहे हैं, तीसरी लेयर। ऊपर की दो लेयर आज खत्म हो चुकी है। एंड जहांगीर के टाइम पीरियड में इस बालकनी का यूज एक डाइनिंग रूम के हिसाब से लिया जाता है। जहांगीर के द्वारा बिल्डिंग के अंदर एंड बिल्डिंग के बाहर लगाया गया। मतलब 500 साल पुराना वेजिटेबल्स कलर है। वेजिटेबल्स कलर बनाने की तकनीक ये थी कि पहले फूलों को गर्म किया जाता था, गर्म करने के बाद जब वो एक पेस्ट के रूप में बन जाया करते थे, पंखुड़ियां जब पूरे पेस्ट में बन जाया करते थे, तो उसके साथ कस्टर्ड एप्पल को मिलाया जाता था, जिसको अपन बोलते सीताफल। सीताफल को मिलाने के बाद वो कलर बनकर तैयार होता था, उसको टाइल्स के ऊपर लगवाया जाता था, उसके बाद ऊपर फिट कर दिया जाता था। तो ये सब वेजिटेबल्स कलर जहांगीर के द्वारा बिल्डिंग के अंदर लगवाए गए थे। और ये जो रेड कलर का आप स्टोन देख रहे हो, ये है ढोलपुर स्टोन, जो राजस्थान से मंगवाया गया। और व्हाइट कलर का जो आप स्टोन देख रहे हो, ये है संगमरमर, जिसको व्हाइट मार्बल कहते हैं। ये रेड कलर, ये ढोलपुर स्टोन जो राजस्थान से मंगवाया गया। व्हाइट कलर का मार्बल भी मकराना से मंगवाया गया। और इन दोनों पत्थर को बिल्डिंग के ऊपर टाइल्स के रूप में लगवाया गया है। पर अंदर तो आपको मांडो के पत्थर देखने को मिलेंगे, जो आसपास के तालाब के खुदबे में निकले। तो गयासुद्दीन खिलजी के टाइम पीरियड में यहाँ पे उनकी 20 रानियां रहा करती थी इस रूम के अंदर। और रानियों के बॉडीगार्ड इस गली में खड़े होते थे, इसको बोलते हैं किन्नर गली, जहाँ पे रानियों के बॉडीगार्ड किन्नर खड़े रहते थे। हाँ, भागे ना, इस कारण किन्नर बॉडीगार्ड किन्नर ही रखते थे। हाँ, और देखिए इस तीनों ही रूमों के अंदर आपको क्रॉस वेंटिलेशन का एक अद्भुत नमूना देखने को मिलेगा। जैसे आप विंडो के सामने पहुंचोगे आपको एक हवा का प्रेशर मिलेगा, जैसे विंडो से बाहर निकल जाओगे आपको हवा का प्रेशर नहीं आएगा, क्योंकि क्रॉस वेंटिलेशन दे रखा है, जिससे जो भी इधर से हवा चलेगी मूल तालाब से टकरा के आए, इधर से हवा चले कपूर तालाब से टकरा के आए, जिससे ये तीनों रूम गर्मी के दिनों में ठंडे रहेंगे। इसलिए क्रॉस वेंटिलेशन का निर्माण करवाया गया। तो जहाजमहल के टेरेस में, मतलब बिल्डिंग के टेरेस पे भी अपन लास्ट में चढ़ेंगे, तो बिल्डिंग के ऊपर आपको एक लोटस की डिजाइन में पानी का टैंक दिखेगा। और वहीं से आप नीचे देखोगे तो ये टैंक आपको कछुए की आकृति में बना हुआ दिखेगा। अब इन दोनों ही टैंकों का निर्माण राजा मूंज ने वास्तु शास्त्र के हिसाब से करवाया था। तो ये दोनों टैंक नॉर्थ दिशा को दर्शा रहे हैं, और नॉर्थ दिशा में पानी के टैंक रखने से लक्ष्मी माता प्रसन्न होती है। बिल्डिंग के ऊपर लोटस की डिजाइन में इसलिए क्योंकि तालाब के ऊपर भी हमेशा कमल का फूल होता है, नीचे होता है कछुआ। इन कमल का फूल किसका प्रतीक माना जाता है? लक्ष्मी जी का, कछुआ विष्णु का। इसलिए बिल्डिंग के ऊपर लोटस है, नीचे कछुआ। बिल्डिंग के टेरेस पे जो भी बरसात का पानी गिरेगा सबसे पहले लोटस की डिजाइन के टैंक के अंदर जमा हो जाएगा। ओवरफ्लो होने पर वैसे पानी एक झरने की तरह इधर की साइड गिरता था। आइए मैं आपको बता देता हूँ। तो ऊपर की साइड का लोटस का टैंक जब पानी से पूरी तरीके से ओवरफ्लो होगा तो वहीं से पानी एक झरने की तरह सीधे इसी डायरेक्शन में इसी जगह पे गिरता था जहाँ पे अभी आपको विंडो दिख रही है। कि विंडो नहीं होती थी, इस बाउडी के अंदर पानी जमा हो जाया करता था। इस बाउडी का नाम है कटोरा बाउडी, जो कटोरे के शेप में गोल और बहुत छोटी सी बनी हुई। जब ये ओवरफ्लो होगी तो कोने वाले चैनल की मदद से ऑटोमेटिक पानी जाके कछुआ टैंक में जमा हो जाएगा। जब कछुआ टैंक पूरी तरीके से पानी से ओवरफ्लो हो जाएगा तो वहीं से एक पत्थर की मदद से इस चैनल को ब्लॉक कर दिया जाएगा। तो यहीं से पानी गोल राउंड लगाते हुए सामने वाले चैनल की मदद जाएगा शुरू टैंक में,
सू टैंक से कपूर तालाब में, कपूर तालाब से अंधेरी उजाली बावड़ी में। मतलब 10th सेंचुरी में भी रेन वाटर हार्वेस्टिंग की जाती थी, जिसका नमूना आपके सामने है। पर गयासुद्दीन खिलजी के द्वारा कछवा टैंक के अंदर भी सीढ़ियों का निर्माण करवाया गया और ऊपर के साइड के लोटस के टैंक के अंदर भी सीढ़ियों का निर्माण करवाया गया। दोनों टैंकों को स्विमिंग पूल में कन्वर्ट कर दिया गया। तो गयासुद्दीन खिलजी के लिए वास्तु शास्त्र कुछ मान्यता नहीं रखता है। तो खिलजी डायनेस्टी में नीचे वाले रूम थे हरम, ये था स्विमिंग पूल और सामने थे चेंजिंग रूम। चेंजिंग रूम के हिसाब से उन रूमों का उपयोग लेने के लिए चारों तरफ पर्दे बांध दिए जाते थे। उन रूमों का उपयोग चेंजिंग रूम के हिसाब से लिया जाता था। आइए चलो, ये बावड़ी के अंदर जाने का रास्ता, जिससे सैनिकों के द्वारा बावड़ी को साफ भी किया जा सके। तो ये है जहाज महल का मिनी मॉडल जो सामने आपको दिख रहा है। ये अभी 3 साल पहले ही आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के थ्रू बनवाया गया और इस मिनी मॉडल में यह दर्शाया जा रहा है कि जहाज महल पूरी तरीके से कुछ इस प्रकार से बना हुआ था। जैसे भी आप जहाज महल के मिनी मॉडल में जो राइट हैंड तरफ व्हाइट कलर का मार्बल का बिल्डिंग देख रहे हो, जो उधर की साइड डिस्ट्रॉय हो चुका है। मतलब जहाज महल पूरी तरीके से कुछ इस प्रकार से बना हुआ था। जहाज महल के ऊपर 5 गुम्बजों का निर्माण गयासुद्दीन खिलजी के द्वारा करवाया था और इन्हीं गुम्बजों के कारण इस बिल्डिंग की शैडो चांदनी रात में मून तालाब के अंदर जहाज की तरह दिखती थी, इसलिए इस बिल्डिंग को नाम दिया गया जहाज महल। और जहाज महल के मिनी मॉडल के टेरेस पे देखिए, आपको चौथी गुम्बज के पास में लोटस का टैंक बना हुआ दिखेगा। जो भी बरसात का पानी गिरेगा सीधे लोटस के टैंक के अंदर, ओवरफ्लो होने पे नीचे गार्डन में कटरा बावड़ी में, जो मिनी मॉडल के अंदर नहीं दर्शाई गई है। कटरा बावड़ी से पानी ओवरफ्लो होगा जाएगा कछवा टैंक में, कछवा टैंक से सू टैंक में, सू टैंक से कपूर तालाब में। तो इस प्रकार से रेन वाटर हार्वेस्टिंग भी की जाती थी। और जहाज महल का मेन एंट्री गेट ये होता था। आज भी कोने पे सीढ़ियां बनी हुई है, मतलब मेन एंट्री गेट ये था। पर जब जहांगीर ने अपना 31वां जन्मदिन जहाजमहल के टेरेस पे सेलिब्रेट किया, तो सामने वाली सीढ़ियों का निर्माण करवाया गया, जो नॉर्मल सीढ़ियों से बड़ी बड़ी बनी हुई है। अभी आप उन सीढ़ियों की मदद से ऊपर चढ़ोगे या फिर नीचे उतरोगे, तो आपको ऐसा लगेगा आपको इस जहाज के ऊपर चढ़ रहे हो या फिर नीचे उतर रहे हो। नॉर्मल सीढ़ियों से बड़ी बड़ी सीढ़ियों का निर्माण जहांगीर के द्वारा करवाया गया। और जहांगीर ने अपना 31वां जन्मदिन जहाजमहल के टेरेस पे सेलिब्रेट किया था। और जहांगीर को 2 बार सोनों से तोला गया था, और वही सोना जहांगीर ने अपनी आम जनता को खैरात के रूप में बांट दिया था। जब से जहाजमहल का नाम जब भी लिया जाता तो जहांगीर के 31वें जन्मदिन को भी याद किया जाता है। आइएगा, आपको गोल राउंड में दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं चूना भट्टी, जिसके अंदर चूना, बालू, रेत, गोंद, गुड़, उड़द की दाल, चने की दाल, इन सभी को मिक्स किया जाता था। उस टाइम मिक्स करने के लिए घोड़े बांध दिए जाते थे, या फिर घोड़ों की जगह पे गुलामों को बांध दिया जाता होगा। पेस्ट को मिक्स किया जाएगा, सुखाया जाएगा, उसके बाद बिल्डिंग के ऊपर सेकंड लेयर की तरह लगाया जाएगा, जिसकी जीवन शैली होती थी 800 से 900 सालों की, जो बिल्डिंग के ऊपर आज भी सेकंड लेयर की तरह देखी जा सकती है। आज भी यहाँ पे पेस्ट बनाया जाता है, ईंट का चूरा, बालू, रेत और चूने को मिक्स करके। अभी मिक्स करने के लिए यहाँ पे ट्रैक्टर बांध दिया जाता है। ट्रैक्टर की मदद से पेस्ट को मिक्स किया जाता है, सुखाया जाता है, उसके बाद बिल्डिंग के ऊपर रिपेयरिंग के तौर पे लगवाया जाता है, जिसकी जीवन शैली होती है 100 से 200 सालों की, जो बिल्डिंग के ऊपर आज भी रिपेयरिंग के तौर पे लगवाई जाती है। आइए, ये बहुत पुराना है। हाँ, पुराना है, पर आज भी इसको यूज में लिया जाता है। पुराना जरूर है, पर आज भी इसको यूज में लिया जाता है। आइए, ये हुआ करता था उस टाइम का फिल्टरिंग प्लांट, जब पानी को साफ करके पीने के योग्य बनाया जाता था। सबसे पहले आप ये जानिए कि इस फिल्टरिंग प्लांट में पानी कहाँ से आएगा। तो आपके राइट हैंड तरफ ये जो कपूर तालाब दिख रहा है, बारिश के दिनों में जब ये कपूर तालाब पूरी तरीके से ओवरफ्लो होगा, तो कोने वाले बीच वाले चैनल की मदद से ऑटोमेटिक कपूर तालाब का पानी इधर आ जाएगा। वो पीछे जब गर्मी के दिनों में जब बारिश पानी का लेवल नीचे हो जाएगा, बारिश नहीं आएगी, तो रस्सी बाल्टी की मदद से उस टंकी को भर लिया जाएगा। टंकी के पास से जो वॉल बनी हुई है, उसके ऊपर एक चैनल दे रखा है, जो सामने की साइड व्हाइट मार्बल की छन्नी से कनेक्टेड है, जिससे पानी छनता हुआ ऑटोमेटिक चैनल की मदद से यहाँ पे आ जाएगा। मतलब गर्मी के दिनों में पानी को वहां से लाया जाता था, बरसात के दिनों में ऑटोमेटिक इस चैनल की मदद से पानी यहाँ पे आ जाएगा। ये जो भी आपको डिवाइडेड पार्टीशन दिख रहे हैं, यहाँ पे अलग अलग चीजें रखी जाती थी पानी को साफ करने के लिए। जैसे कोयला जो पानी के बैक्टीरिया को मारने का काम करता है, नमक जो पानी को सड़ने नहीं देता है कम मात्रा में, कपूर जो पानी को सुगंधित करने का काम करता है, उसका नीम के पत्ते, तुलसी के पत्ते, आंवला, काली मिट्टी, घास, नींबू, इन सभी चीजों को हर एक डिवाइडेड पार्टीशन में रखा जाएगा। तो आप देख सकते हो हर एक पार्टीशन में होल्स बने हुए हैं, तो होल्स की मदद से सेंटर में जाके पानी जमा हो जाएगा, जो होता था पीने का पानी। पर एक जगह पे जब पानी जमा रहेगा तो पानी सड़ना स्टार्ट हो जाएगा। तो जब वो बावड़ी ओवरफ्लो होगी, तो उसके मुंह के मतलब ऊपर से ही मुंह से एक अंडरग्राउंड पाइपलाइन चैनल दे रखा है, जो सीधा प्राचीन हिंदू बावड़ी से कनेक्टेड है। तो वहां से पानी ओवरफ्लो होने पे सीधा पहुंच जाएगा प्राचीन हिंदू बावड़ी में। प्राचीन हिंदू बावड़ी से रस्सी बाल्टी की मदद से सैनिकों के द्वारा पानी को खींचा जाएगा। चैनल की मदद से पानी सामने पहुंचेगा। व्हाइट जो छन्नी आपको दिख रही,
उससे पानी क्षमता हो जाके एक बकेट में जमा हो जाएगा और वही पानी राजा महाराजा को पीने के लिए सर्व किया जाता था। तो ये हुआ करता था उस टाइम का फिल्टरिंग प्लांट, जहाँ पानी बरसात के पानी को जमा करके पीने के योग्य बनाया जाता था। आइए, तो अंदर का पूरा पंपिंग सिस्टम पानी चालू होगा जिससे पानी खींचेगा। अंग्रेजों के जमाने हाँ, अंग्रेजों को द्वारा। हाँ, ये पूरा पंपिंग सिस्टम यहाँ पे लगा हुआ है, दिख रहा है आपको पंपिंग सिस्टम पूरा लगा हुआ अंदर की साइड, ये वाला। तो रस्सी बाल्टी की मदद से सैनिकों के द्वारा पानी को ऊपर खींच लिया जाएगा। इस चैनल की मदद से पानी यहाँ पे आएगा। यहाँ पे सबसे ज्यादा मात्रा में कोयले को रखा जाता था जो पानी की बैक्टीरिया को मारने का काम करेगा। चैनल की मदद से पानी आगे बढ़ेगा, छन्नी क्षमता हुआ बकेट में जाके जमा हो जाएगा और वही पानी राजा महाराजा को पीने के लिए सर्व किया जाएगा। तो पूरा ये फिल्टरिंग प्लांट का एक प्लांट है जहाँ पे पानी को साफ करके पीने की योग्य बनाया जाता था। जब ये बावड़ी पानी से पूरी तरीके से ओवरफ्लो होगी तो ये जो कनाल से, ये जो चैनल्स आपको दिख रहे हैं, इस कनाल से, इन चैनल की मदद से पानी आगे जाएगा चंपा बावड़ी में और चंपा बावड़ी से मूंस तालाब में, फिर उसमें पानी एक राउंड करेगा, फिर से फिल्टर होगा, फिर इधर आएगा, फिर आगे बढ़ेगा। तो इस प्रकार से पूरा पानी वर्क करता था, मूवमेंट करता था, इससे पानी सीखेगा। तो सामने की साइड ये जो बिल्डिंग आपको दिख रही है, इस बिल्डिंग का नाम है गदा शाह का महल। गदा शाह एक जैनी व्यापारी था जो अक्सर मोहम्मद खिलजी के टाइम पीरियड में व्यापार करने के लिए यहाँ पे आया करता था। मोहम्मद खिलजी के द्वारा गदा शाह को यहाँ पे रहने की जगह दी गई और दुकान लगाने की जगह दी गई, तो इसलिए इस बिल्डिंग को गदा शाह का महल और पीछे वाली बिल्डिंग को गदा शाह की दुकान के नाम से भी जाना जाता है। इस बिल्डिंग का निर्माण, इस एरिया का निर्माण परमार डायनेस्टी के द्वारा भी करवा दिया गया था, क्योंकि परमार डायनेस्टी में जितने व्यापारी व्यापार करने के लिए आते थे, कहीं पे भी अपनी दुकान लगा के बैठेंगे तो उस टाइम डाकू लुटेरे बहुत ज्यादा होते थे जो उनकी दुकान को लूट के ले जाया करते थे। इसलिए राजा की तरफ से उनको एक सेफ जगह दी जाती थी व्यापार करने के लिए, जो ये हुआ करती थी, जो था उस टाइम का मीना बाजार, जहाँ पे हर एक व्यापारी को व्यापार करने की जगह भी दी जाती थी और राजा की तरफ से पूरी सेफ्टी भी प्रोवाइड की जाती थी और राजा को जाते जाते व्यापारी देके जाते थे लगान। तो ये उस टाइम का राजा का इनकम सोर्स की जगह भी हो जाया करती थी और व्यापारी को भी व्यापार करने की जगह मिल जाया करती थी। तो ये हुआ करता था उस टाइम का मीना बाजार, जहाँ पे हर एक व्यापारी अपनी अपनी दुकान लगा के बैठता था। हाँ, मॉल समझ लीजिए आप, बिल्कुल। आइए, दीजिए आप मोबाइल, यहाँ खड़े हो जाइए सामने आपके विंडो के पास। कछुए के शेप में बना हुआ, देखिए उधर उसका मुंह है, ये उसके बॉडी पार्ट्स है। ये कछुआ ये लोटस के डिजाइन में बना हुआ है, पूरा लोटस है। आइए इधर सुनना। तो बिल्डिंग के टेरेस पे जो भी बरसात का पानी गिरेगा, देखिए पूरा स्लोप इधर दे रखा है, जिससे ऑटोमेटिक पानी यहाँ पे आएगा। ये गोल राउंड इसलिए जिससे पानी साफ हो जाए, कचरा यहीं पे जम जाए, साफ पानी इस टैंक में जमा हो जाए। पहले इस चैनल को ब्लॉक कर दिया जाएगा जिससे इस टैंक में पानी जमा हो जाएगा। जब ये टैंक फुल हो जाएगा तो इस चैनल को ब्लॉक, इस चैनल को ऑन, तो ये से पानी सीधे गिरेगा कटोरा बावड़ी के ऊपर। आइए मैं आपको कटोरा बावड़ी दिखा देता हूँ। अपने नीचे से देखी थी कटोरा बावड़ी, अब यहाँ से देख लीजिए। आइए थोड़ा आगे आइए, देखिए कटोरा बावड़ी दिख रही है आपको, सीधे यहाँ से पानी गिरेगा उस डायरेक्शन में, उस विंडो के ऊपर। विंडो नहीं थी, सीधा पानी जाके जमा हो जाएगा कटोरा बावड़ी में। पानी ओवरफ्लो होने पर कछुआ टैंक में, कछुआ टैंक से मूंछ तालाब में, मूंछ तालाब सुरु टैंक में, सुरु टैंक से कपूर तालाब में। तो इस प्रकार से रेन वाटर हार्वेस्टिंग भी की जाती थी। आइए तो इस ओपन टेरेस का यूज एक रंग महल के तौर पे लिया जाता था। रंग महल मतलब नाचने गाने की जगह। बिल्कुल, यहाँ पे रॉयल फैमिली के मेंबर बैठते थे, उधर से व्यापारियों को एंट्री दी जाती थी, व्यापारी सामने बैठते थे। गायक के लिए बड़ी गुम्बद दे रखी है और म्यूजिशियंस के लिए यहाँ वाला एरिया, यहाँ पे उनकी दास्या उस टाइम के। हाँ, ये म्यूजिशियन ढोल तबला बजाने वाले इस जगह बैठते थे, गायक इस गुम्बद के नीचे। यहाँ पे रॉयल फैमिली के मेंबर, उधर व्यापारी, और यहाँ पे उस टाइम की दासियां नाटक दिखाती जैसे अभी अपन मोबाइल या फिर टीवी में देखते हैं, उसी प्रकार से यहाँ पे हुआ करता था। ये था उस टाइम का रंग महल, नाचने गाने की जगह। बिल्कुल, यहाँ के विंडोज देखिए, एक स्पीकर के जैसे विंडोज बनी हुई है। अंदर जाके कोई गायक गाना गाएगा तो उसकी आवाज बाहर आएगी, इसलिए विंडोज ऐसी बनी हुई जैसे अपनी अपनी स्पीकर रहते हैं, आगे से बड़े और नीचे से स्मॉल। देखिए विंडो ऐसे ही बनी, गहराई दे रखी है उसका,
गहराई वाली विंडो है, आगे से बिग है, अंदर से स्मॉल है। गायक की आवाज लंबे टाइम तक गूंजे और बाहर आए। शंख टाइप। हाँ, शंख टाइप समझ सकते हो, स्पीकर टाइप। फिर देखो आप, ये मसाल रखने की जगह, ये जो आपको दिख रहे हैं ये निकले हो बाहर, हाँ, यहाँ पे मसाल रखे अच्छा जाते इनमें हैं। है। हाँ, मसाल रखने की जगह, मशाल यहाँ पे। जिससे बड़ी बड़ी मसाल होती है, जिससे लाइट आसपास के एरिया में भी हो जाए। जब आप इस बिल्डिंग को कभी मसाल लगी रहेगी और जब आप बिल्डिंग को उस जगह से देखोगे, जल महल से जब इस बिल्डिंग को देखोगे, तो आपको ऐसा लगेगा कि ये बिल्डिंग 20 तालाब के बीच में तैर रही है, मतलब जहाज को आप देख रहे हो। इसलिए इस बिल्डिंग को नाम दिया गया जहाज महल, क्योंकि लगता भी ऐसा है कि किसी जहाज के ऊपर अभी अपन चल रहे हैं या बैठ रहे हैं। आइएगा, पानी गिर रहा है इसलिए कुछ कुछ वर्ड थोड़ा लड़खड़ा रहा है, नहीं तो होता है। कभी आप आओ गर्मी के दिनों में, हाँ, आपको एक बार अच्छा से विजिट करवाए। यहाँ से फोटो लेते हैं आपका, आइए इधर अंदर के साइड। जाइए सामने जाके खड़े हो जाइए आप। जहाज महल कॉम्प्लेक्स के अंदर ही एक म्यूज़ियम भी है, जिसमें कि जहाज महल के अंदर खुदाई में बर्तन मिले थे पुराने प्राचीन यूज़ करने के, हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियाँ, मंदिर के शिखर, प्राचीन भाषा के शिलालेख, प्राकृत संस्कृत भाषाओं के शिलालेख, और ये बहुत सी मूर्तियाँ वगैरह उत्खनन में प्राप्त हुई है, जो कि यहाँ पे म्यूज़ियम में रखी हुई है। ये आप देख सकते हो, लिखा हुआ भी है शेषशायी विष्णु। चूँकि ये पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स, पूरी सिटी एक हिंदू सिटी थी, हिंदू राजाओं के द्वारा बिल्ड की गई थी, बट बाद में मुस्लिम आक्रमण में, मुस्लिम किंग्स के अंडर में जब ये पूरा का पूरा मांडव सिटी आया, उन्होंने हिंदू जो आइडल्स थे सभी को डिस्ट्रॉय कर दिया और पूरे की पूरे कॉम्प्लेक्स को अपने हिसाब से एडिट कर दिया। बाकी ये खुदाई में मूर्तियाँ जो मिली थी उन्हें यहाँ पर म्यूज़ियम में रखा गया है। बाकी सबसे बड़ा यहाँ का म्यूज़ियम मांडू का है, 56 महल। और इसी मांडू कॉम्प्लेक्स, इसी जहाज महल कॉम्प्लेक्स में और भी कुछ चीज़ें हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा, क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी आधे घंटे से ऊपर का हो चुका है। तो इसी कॉम्प्लेक्स के अंदर चंपा बावड़ी है, जल महल है, हिंडोला महल है, उनकी भी डिटेल गाइड महोदय हमें देंगे, वो मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगा, उसमें आप देख पाएंगे। बाकी सारे हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियाँ वगैरह देख सकते हो। इधर भी ये शिखर थे मंदिर के। बाकी ये आप देख सकते हो संस्कृत शिलालेख, ये देख लिए, ये टूटा हुआ मिला है संस्कृत शिलालेख। बाकी अरबी फारसी शिलालेख जो कि बाद में ऐड किया हुआ था, वो भी कुछ कुछ डिटेल्स इन्होंने लिखी हुई भी है। बाकी डिटेल में जानकारी जो है गाइड महोदय ने ऑलरेडी दी है। और नेक्स्ट वीडियो में इसी कॉम्प्लेक्स के अंदर हिंडोला महल और चंपा बावड़ी है, उसे मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। तो वेट कीजिए नेक्स्ट पार्ट का।